स्वागत है आप सभी का प्यारे से परिवार में। तो आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? एकदम मस्त चल रही होगी, बिंदास चल रही होगी। आज हम लोग मतलब एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। आप लोग के आगामी परीक्षा को देखते हुए मतलब हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, जिसमें हम जीके जीके जीएस से जीके या जीएस से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, जो एकदम रिवीजन के फॉर्म में हम आप लोगों को एकदम बता देंगे। याद रखिएगा, ये जो क्लास है ना उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मतलब एक बार रिवीजन कर चुके, एक बार पढ़ चुके, वो सोच रहे हैं कि इतना लंबा फिर रिवीजन करेंगे, इतना मोटा मोटा कॉपी भर के रखें। एकदम हम डायग्राम के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे, ठीक। और जो लोग नए भी हैं उनको भी एकदम विस्तार से समझ आएगा कि मतलब पॉलिटी, जैसे हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी में जैसे पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी के पी से शुरू करेंगे एकदम। मतलब हम होता नहीं है कि एक लंबे पेज को हम एकदम जो उसमें इम्पोर्टेंट है उसको तोड़ तोड़ कर आप लोगों को बताएंगे, ठीक। तो आप लोग एकदम इस एकदम प्यार बनाए रखिएगा। अब शुरू करेंगे ये पॉलिटी। अभी पॉलिटी शुरू करेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब शुरू करेंगे, ठीक। तो आप लोग एकदम बिंदास रहिएगा। तो आज हम लोग देखिए पॉलिटी, जो ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे ये कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। चाहे ये एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस जैसे दरोगा हो गया, ठीक। ये सब एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना कि आप लोग मतलब एकदम चकित हो जा रहे हैं, कैसे ये कहाँ से आ गया। इतना इतना मोटा का जीएस पढ़ने के लिए आप लोग को मतलब बोरिंग लगता है। ऐसे मतलब सब कोई के साथ होता है, बट मतलब धीरे धीरे कवर हो जाता है। तो आप लोग को ज़्यादा थी नहीं करना है, आप लोग एक क्लास कीजिए, आप लोग खुद पता चल जाएगा। अगर समझ नहीं आएगा तो उसके बाद मत कीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का जो देखिए। हाँ, आज हम शुरू करते हैं, आज एकदम राज्य व्यवस्था से शुरू करेंगे। क्या? आज हम लोग का टॉपिक है राज्य व्यवस्था, ठीक। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, एकदम छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब ये क्या होता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था? पहले हम बोले ना पॉलिटी एकदम पी से शुरू करेंगे, तो पॉलिटी के पी से शुरू करेंगे। देखिए भारतीय संविधान क्या होता है? संविधान जो होता है ना, कानून। अब कानून किसी देश के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर अगर कोई कानून, नियम उयम लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ये कानून कहाँ लिखा गया? कानून, संविधान को क्या कहते हैं? कानून। अब ये नियम कानून की एक देश को चलाने के लिए क्या नियम चाहिए, क्या कानून चाहिए, उसको अब किस क्षेत्र के अंदर लिखा गया है? तो भारत के अंदर लिखा गया है। तो भारत कैसा है? भारतीय संविधान, इसीलिए संविधान, नियम कानून भारत के अंदर लिखा गया है, भारत के क्षेत्र के अंदर, तो इसीलिए भारतीय संविधान। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में आखिर राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है? क्या राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो राज्य व्यवस्था का आप लोगों को सीधा सा मतलब है राज्य। इसको तोड़िए, राज्य क्या? राज्य प्लस व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था। अच्छा, राज्य व्यवस्था में देखिए राज्य का मतलब यहाँ राष्ट्र से, राज्य का मतलब किससे? राष्ट्र से। किसी राष्ट्र के अंदर व्यवस्था यानी मतलब चलाना, एक तरीका, एक तंत्र, एक प्रणाली। किसी राज्य को चलाने की जो प्रणाली होती है, प्रबंधन होता है, उसे क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो समझ है संविधान क्या होता है? पहले पता है हम जब छोटे थे ना, समझते थे संविधान क्या है। संविधान कोई घर होगा, ये बनने में इतना समय लगा होगा, ये जब पढ़ने लगे तो समझ आ गया, ठीक। तो आप लोग एकदम धैर्य बना कर रखिएगा। जो जो मेरे साथ परेशानियाँ वो आप लोगों के साथ नहीं होने देंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तब हम थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 2 का सी 3 का भी, ये सब नहीं। पहले थ्योरी के साथ एकदम पढ़ेंगे, बाद में आप लोग को एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले देश में जब हम लोग का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारे लोगों का संविधान लागू हुआ। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। 1947 में क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तो उससे पहले क्या था? अंग्रेजों का
गुलाम था। ठीक, अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास किया। मतलब पहले देखिए, पहले संविधान दो को अधिनियम बनाए, अपने फायदे के लिए अधिनियम बनाते चले गए कि इस अधिनियम में हम थोड़ा अंग्रेजों की शक्तियाँ बढ़ाते चले गए। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, संवैधानिक विकास। अंग्रेजों अपनी शक्तियाँ बढ़ाते चले गए। हम लोग जानते हैं 1773 में भारत किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया। नाम था कि हाँ भारत के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज अपने फायदे के लिए कर रहे थे कि अपना वर्चस्व बढ़े, अपना मतलब राजनीतिक और हस्तक्षेप बढ़े। ठीक, तो याद रखिएगा ये दो तरह का, पहला ये संवैधानिक, ये क्या होता है, संवैधानिक विकास दो दो प्रकार के अधिनियमों से बांटा गया। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम। मतलब जब हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अधीन, अंग्रेज पहले भारत में आए थे, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 के आसपास आई थी, 1600। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत पे कौन शासन कर रहा था, ये डायरेक्ट ब्रिटेन नहीं कर रहे थे, भारत पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। तो जब देखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी 1856 तक एकदम भ्रष्टाचार, मतलब एकदम लूटपाट करने लगे। तो 1857 में क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह हुआ तो 1857 अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो इस विद्रोह के मतलब इस विद्रोह का जब समापन हुआ तो अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि हम ब्रिटिश इंडिया कंपनी से भारत को छीनकर हम ब्रिटिश का जो सरकार है वो अपने हाथों में लेंगे। मतलब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश के जो सत्ता है, राजा उस टाइम राजा रानी होते थे, अभी भी यहाँ राजा का वहाँ पे वर्चस्व है। तो मतलब वहाँ पे जो राजा जो होते थे, राजा रानी, वो अपने अधीन भारत को लिया। बोला कि हम भारत को विकास के काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो उसी को क्या कहा गया, 1858 में अधिनियम आया, 1858 में एक अधिनियम आया। ठीक, उसी को 1858 में अधिनियम आया पहला, इसी को कहा गया ब्रिटिश क्राउन। मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय शासन चला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। ठीक, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनता है, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे अधिनियम आए। तो अधिनियम में पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, पॉलिटी में, कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता, कब, याद रखिएगा कलकत्ता 1773 में। कब, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। ठीक, हाँ रेड कलम ले लेते हैं आप लोग, हाँ तो रेड कलम सही है ना। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो इसमें क्या क्या अधिनियम लाया गया, मतलब क्या क्या नियम बनाए गए रेगुलेटिंग एक्ट में। तो सबसे पहले कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। कब हुआ था, 1773 में। अच्छा, जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, 1773 में कलकत्ता में स्थापना हुआ। ठीक, रेगुलेटिंग 1773 के अंतर्गत हुआ, 1774 में हुआ। ठीक, इसमें दो क्या हुआ, दो अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश थे और दो अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, इतना याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद याद रखिएगा बंगाल के गवर्नर को बंगाल को गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, मतलब पहले 1773 से पहले क्या होता था, बंगाल में गवर्नर होते थे, सबसे उच्च पद क्या होते थे, बंगाल में गवर्नर। लेकिन उस पद को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उस पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। अच्छा, एग्जाम में पूछता है कि भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल। तो देखिए यहाँ पे कोष्ट में लिखा है वारेन हेस्टिंग, क्या लिखा है, वारेन
हेस्टिन, देखिए यहाँ पे लिखा है वारेन हेस्टिन। ठीक, याद रखिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिन। अच्छा, आपसे पूछेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? देखिए अंतिम गवर्नर तो ये भी वारेन हेस्टिन थे। क्यों? क्योंकि देखिए बंगाल के जो गवर्नर थे, अब मान लीजिए गवर्नर जैसे हमारा नाम है अमित, अमित सर नाम है, ठीक, तो हम अमित यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए हम अभी ये बंगाल के गवर्नर, अब इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या? इसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो क्या होगा? तो हम ही तो यहाँ पे हम ही रहेंगे, अंतिम गवर्नर हम ही रहेंगे, प्रथम गवर्नर जनरल हम ही रहेंगे। ठीक, याद रखिएगा। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिन। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल सॉरी बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिन। ठीक, यहाँ तक। यहाँ पे इसमें मतलब 1773 में और सारे भी काम हुए, लेकिन हम क्या किए, रिवीजन करा रहे हैं, जो मतलब काफ़ी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बताते चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके बाद आया 1773 में कुछ खामियां थी। 1773 में जो खामियां थी उसको खामियां को दूर करने के लिए 1784 में क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया अधिनियम, एक्ट को अधिनियम कहते हैं, एक्ट आया। ठीक, इसमें क्या हुआ? नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई जो कंपनी की नियंत्रण कर सके, उसके लिए काउंसिल, एक काउंसिल की स्थापना की गई जिसमें कुछ व्यक्ति होंगे। ठीक, तो याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1774। उसके बाद इसके सुधार के लिए ऐसे तो 1786 भी आया, 1792 भी आया। ठीक, तो ये सब इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, जहाँ से एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन आता है बस वो बता रहे हैं। ठीक, रिवीजन करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए चार्ट्स एक्ट, क्या? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ये अधिनियम लगातार क्यों आ रहा है? देखिए 1773 में कुछ खामियां थी, मतलब कुछ कमियां थी कि लगा, तो क्या हुआ कि अगला अधिनियम बनाकर, जैसे 1781 का अधिनियम बनाकर उस खामियां को दूर किया गया। फिर 1781 में लगा कि हाँ इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है, तो एक और अधिनियम बनाया गया। ऐसे अधिनियम बनाकर सुधार किया गया। जैसे अभी संशोधन होता है ना, उस समय अधिनियम होते थे। ठीक, तो देखिए शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च का उपबंध, मतलब इसमें 1813 का जो अधिनियम आया इसमें क्या हुआ? शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च का उपबंध किया गया। ठीक, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त, यानी कंपनी का क्या होगा? व्यापारिक जो मतलब कंपनी जो व्यापारिक अधिकार था, कंपनी के पास जो व्यापारिक अधिकार था उसे समाप्त करके क्या कर दिया गया? उसे समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार इसमें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एग्जाम में पूछा है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु इनमें से कौन सा चीज़ पे व्यापार छोड़कर? तो याद रखिएगा चाय और चीनी के व्यापार पे छोड़कर, मतलब चाय और चीनी के व्यापार कर सकते हैं, बाकी सब व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1835 कब आया? चार्टर एक्ट 1835 में आया। ठीक, ये इसमें क्या हुआ? तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ना उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ ये बहुत स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब 1833 का अधिनियम आया जिसका नाम है चार्टर एक्ट। ऐसा नहीं पूछेगा कि चार्टर एक्ट, ये 1833 के अधिनियम पूछेगा। ठीक, तो किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो याद रखिएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से बनाया गया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे प्रश्न क्या पूछेगा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अच्छा, अब बताइए ये क्या थे पहले बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। जब ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, बेंटिक साहब क्या थे? बेंटिक साहब। बेंटिक साहब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तभी ये अधिनियम आया। तो बोला गया कि नहीं, जो बंगाल के गवर्नर जनरल है इन्हें सब पूरा भारत का गवर्नर जनरल सौंप दिया, पद दे दिया जाएगा। ये मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो अब बेंटिक साहब क्या होंगे? पूरे भारत के हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। एक आपको बताए थे बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे समझ आ रहा है ना आप लोग को? हाँ, एकदम अच्छा समझ आना चाहिए आप लोग को। हाँ, आप लोग को समझाना ही मेरा कर्तव्य है। ठीक, आप लोग नहीं समझिएगा तो पढ़ा कर क्या फ़ायदा। इसीलिए हाँ, एक एक चीज़ को समझाते चल रहे हैं। कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार पूरा समाप्त कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे हम 1813 में देखे थे, देखिए चाय चीनी को छोड़कर, लेकिन यहाँ पे वो भी एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। वो भी एक अधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे भी एग्जाम में पूछता है कि चाय और चीनी पे एक अधिकार कब समाप्त किया गया? कंपनी का चाय और चीनी पे एक अधिकार सब लोग क्या मारेंगे? 1813, 1813। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 1833। याद रखिएगा क्या होगा? 1833 में पूर्णतः एकदम समाप्त कर दिया गया, कोई व्यापारिक अधिकार नहीं। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फिर एक थी हुआ 1833 के अधिनियम में ही गवर्नर जनरल की परिषद के चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य की शामिल किया गया। ठीक, यहाँ पे जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल भारत के, इसकी एक परिषद काउंसिल होती थी, एक परिषद होता था। उसमें परिषद में चौथे सदस्य के रूप में, परिषद में चौथे, पहले 3 सदस्य होते थे, अब चौथे सदस्य में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। क्या? कानूनी सदस्य। अच्छा, अगर पूछा जाए कानूनी सदस्य कौन थे, तो लॉर्ड मेकाले पहले कानूनी सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल के परिषद में पहले कानूनी सदस्य, एग्जाम में पूछा हुआ, स्टार लगा लीजिएगा, कौन थे? लॉर्ड मेकाले। याद रखिएगा, कौन? लॉर्ड मेकाले थे। ठीक, अच्छा, चार्टर एक्ट 1800, उसके बाद इसके खामियों को सुधारने के लिए चार्टर एक्ट 1853 आया। अब चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ? विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। मतलब विधि यानी नियम कानून ये सब निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। अच्छा, यहाँ से पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा, सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मतलब सिविल सेवा जो अभी यूपीएससी होता है ना, उस समय आईसीएस होता था। तो आईसीएस प्रथम इंडियन सिविल सर्विस, तो प्रथम आईसीएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो पास किए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिविल सेवा, वहीं सिविल सेवा के लिए के हेतु मतलब पूरा प्रतियोगिता के लिए क्या किया गया? शुभारंभ, मतलब उसका शुरुआत कब किया गया? तो 1853 के अधिनियम के तहत। 1853 के, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा की प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक, अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग यहाँ पे जानते हैं अभी ये क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे धीरे देखिए जितना हम लोग क्या भारत के कुछ मतलब लग रहा है कि भारत के सुधार के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे लग रहा है कि हाँ, कंपनी सब अपना व्यापारिक मुनाफा देख रही है, व्यापारिक राजनीतिक मुनाफा देख रही है। तो यहाँ पे 1857 में लोग विद्रोह किए, तो कंपनी के हाथों से भारत का अधिकार लेकर और ब्रिटिश राजा के हाथों, रानी के हाथे सौंप दिया गया। तो वो अधिनियम लाने लगे ब्रिटिश, उसी को क्या कहा गया? ब्रिटिश क्राउन। क्राउन का यानी होता है राजा का सत्ता, राजा के सत्ता। ठीक, ब्रिटिश के सत्ता, सत्ता पे उस समय कौन होते थे? राजा रानी। ठीक, जो कोहिनूर लेकर भागे थे। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1858, पहला अधिनियम कौन लाया? वो पहले अधिनियम उनके द्वारा आया, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक,
उसमें गवर्नर जनरल का भारत का वायसराय पद नाम, मतलब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चेंज क्या किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल हैं उन्हें क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक, भारत का क्या कर दिया गया, वायसराय बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, भारत राज्य के सचिव पद का सृजन किया गया। मतलब भारत के राज्य में राज्य सचिव का पद मतलब एक निकाला गया, राज्य सचिव का पद। इसमें दो काम महत्वपूर्ण देखिए, भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश शासन हम बोले थे ना, ब्रिटिश शासन क्राउन के हाथों कर दिया गया। ठीक, क्राउन के हाथों कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे 3 काम हुआ। 3 काम क्या, सबसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। अब आप लोग कमेंट बताइएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन होंगे, भारत के प्रथम वायसराय कौन होंगे। उसके बाद भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, सृजन यानी पद का निर्माण किया गया। ठीक, उसके बाद जो कंपनी का जो शासन कंपनी चलाती थी उसके हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश सत्ता में चली, सत्ता के हाथों क्राउन के हाथ अधीन कर दिया गया। ठीक, इसके बाद इस खामियों को दूर करने के लिए ले आया गया भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक, इसमें क्या किया गया, वायसराय का अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की क्या की गया, शक्ति दिया गया। मतलब वायसराय को क्या होगा, अध्यादेश जारी करने का शक्ति। अध्यादेश क्या होता है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो तो उस समय अध्यादेश जारी करके कोई नियम कानून बनाया जा सकता है। ठीक, इसी को अध्यादेश से। इसमें विकेंद्रीकरण का शुरुआत हुआ, विकेंद्रीकरण का शुरुआत कब हुआ, तो 1861 के अधिनियम के तहत, याद रखिएगा 1861 के अधिनियम के तहत 2 काम मुख्य हुए। ठीक, इसके बाद हाँ, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, 1892 में आया भारत परिषद अधिनियम जो क्राउन के शासन में आया 1892 में। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न में मतदान का अधिकार नहीं। मतलब देखिए इसका अर्थ है कि पहले केंद्रीय मतलब अभी बजट पास होता है ना, भारत में अलग बजट पास होता है, बिहार का अलग बजट आता है, तो यहाँ पे क्या होता था, पहले बजट पे बहस करने का अधिकार भारत को नहीं था, भारतीय लोगों को नहीं था। यानी भारतीय लोगों को ना प्रश्न पूछ सकते हैं बजट पे और ना बात कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, बहस कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 1892 में यह अधिकार भारतीयों को दे दिया गया, भारतीयों को दे दिया गया। क्यों, क्योंकि ये मतलब भारत को बहस करने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, क्योंकि देखिए कंपनी जो थी, कंपनी भ्रष्टाचार कर रही थी, राजनीतिक हस्तक्षेप, इसी के हाथ से लेकर क्राउन क्या किया, क्राउन बोला कि हम जो काम करेंगे भारतीयों के लिए करेंगे, थोड़ा सा उत्साह दिया, इसीलिए यह अधिनियम लाया। तो पहली बार बजट पे बहस करने प्रश्न पूछने का भारतीयों को अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1892 में भारत परिषद 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत। अच्छा याद रखिएगा, पूरक प्रश्न मतलब पूरक तार्किक प्रश्न मतलब तर्क वाला, और मतदान का अधिकार नहीं, मतलब मतदान नहीं कर सकते, मतदान नहीं, विधान परिषद में ना मतदान करेंगे ना पूरक प्रश्न करेंगे। ठीक, ये दोनों अधिकार नहीं दिए गए। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भारत अधिनियम 1909 आया। ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। अब यहाँ पे बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, तो याद रखिएगा इसी को क्या कहा गया, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1919 में। याद रखिएगा कब, 1909 में, 1909 में मार्लो मिंटो अधिनियम, मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 में आया। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 आया, भारत शासन अधिनियम 1919 आया। ठीक, 1919 में क्या हुआ, एक मिनट वेट कीजिएगा।
हाँ हाँ, यहाँ तक समझ आया। चलिए अब यहाँ तक समझ आया। हाँ सॉरी। चलिए अब यहाँ इसके आगे समझते हैं। इसके आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इसमें क्या हुआ, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मतलब जो इसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 को दूसरा नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कब हुआ, 1919 में, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू का प्रारंभ हुआ। मतलब केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय यानी क्या, केंद्र में दो गो सदन होगा, एगो निम्न सदन एक उच्च सदन। उच्च सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा। उच्च सदन को राज्यसभा। निम्न सदन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा। क्या, लोकसभा। निम्न सदन को क्या कहा जाता है, लोकसभा। ठीक, तो द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुआ कब, 1919 में, भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत हुई। प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन, मतलब दोहरी शासन की शुरुआत हुई कि भारत का भी अधिकार है और ब्रिटिश भी शासन करेगा। विषयों को दो भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित बांटा गया। मतलब विषयों को दो भागों में आरक्षित कर दिया गया। ठीक, उसके बाद आया, इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले केंद्र में क्या हुआ, संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। केंद्र में क्या हुआ, संघात्मक सरकार की स्थापना हुई, याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1935 अधिनियम के तहत। उसके बाद यहाँ पे केंद्र में द्वैध, पहले प्रांत में द्वैध शासन चलते थे, अब क्या होगा, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, प्रांत यानी क्या होता है, जो अभी राज्य है ना, जो अभी हम लोग राज्य कहते हैं, स्टेट क्या कहते हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, वैसे ही प्रांत होते थे। ठीक, वैसे ही प्रांत। ये केंद्र यानी राष्ट्र। ठीक, अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। वहाँ पे कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था 1773 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। क्या, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय यानी भारत का सबसे जो अभी सर्वोच्च न्यायालय है, उसको 1935 में संघीय न्यायालय कहा जाता था। और उसके बाद केंद्रीय बैंक, आरबीआई की स्थापना कब हुआ, आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। कब, 1935 के अधिनियम के तहत। अच्छा, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा, अब म्यांमार जानते हो, म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। उस समय म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा था, तो बर्मा को क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। उसके बाद सिंध एवं उड़ीसा नामक नए दो प्रांत बनाए गए। सिंध और उड़ीसा नामक दो नए प्रांत बनाए गए, किसके तहत, 1935 के अधिनियम के तहत, 1936 में। यहाँ पे बिहार से अलग उड़ीसा 1936 में हुआ था। ठीक, पहले 1936 से पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। ठीक, याद रखिएगा। अब 1935 में क्या क्या सुधार हुआ, सबसे पहले केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। उसके बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना, आप लोग बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। उसके बाद बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक, 1935 के अधिनियम के तहत। उसके बाद सिंध एवं उड़ीसा नामक नए दो प्रांत बनाए गए। नए दो प्रांत का निर्माण हुआ, किससे अलग होकर, हाँ, बिहार से अलग होकर। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते, देखिए हम आपको बोले थे ना, एकदम मतलब मैप के थ्रू, एकदम मतलब ऐसे लगेगा ना, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट सब यूज किया हुआ है। आप लोग धीरे धीरे देखते रहिएगा। सबसे पहले संविधान आखिर बना कैसे, संविधान बना, नियम कानून, आखिर संविधान मतलब हम बोले थे ना नियम कानून, तो ये नियम कानून आखिर बना कैसे, तो इसके पीछे बहुत कहानी है, धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले संविधान बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक ग्रुप बनेगा, लोगों का एक समूह बनेगा, जिसे क्या बोला गया, सभा। अब ये सभा का निर्माण कैसे हुआ, तो सभा में देखिए, सबसे पहले सभा में कुल सदस्य कितने थे,
389 ये ग्रुप बना, संविधान का निर्माण करने के लिए ग्रुप बना। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? तो याद रखिएगा, टोटल सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे। ठीक, 389। इसमें ब्रिटिश भारत से कितने थे? यानी ब्रिटिश भारत से कितने थे, मतलब जो ब्रिटिश का अधीन भारत था उससे कितने थे? तो 296 सदस्य। ब्रिटिश भारत से कितने? 296। अच्छा, जो इसमें देसी रियासत, मतलब जो उस समय राजाए की रियासतें होती थी उस समय, उसकी संख्या 93। अब महिलाएं की संख्या कितनी हुई? 15 महिलाएं। याद रखिएगा, संविधान क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15। कितनी थी? 15, याद रखिएगा। ये जो 15 महिलाएं थी ये ब्रिटिश भारत से ही थी। तो यानी 296 के अंतर्गत ही 15 आई। मिला लीजिएगा, 296 और प्लस 93। कितना? 296 और प्लस 93। ठीक, हाँ, 296। याद रखिएगा, 296 और प्लस कितना है? 93। जोड़िएगा कितना हुआ? 389 हुआ, 90 में कम। हाँ, तो ये 15 जो महिलाएं थी इसी में थी, इसी में 15 इसी में थी, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद एक सभा बन गया, सभा बना। उसके बाद उस सभा का क्या हुआ? प्रथम बैठक हुआ। मतलब अब मीटिंग होगा ना, जब ग्रुप बन गया तो उन लोगों का मीटिंग होगा ना कि हम लोगों का नियम कानून कैसा बनेगा, ये सब कैसा बनेगा। तो उन लोगों के लिए क्या हुआ? एक प्रथम बैठक हुआ। तो ये प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले संविधान सभा का गठन पहले अंग्रेज के हाथ में था, लेकिन अंग्रेज के हाथ में होते हुए लेकिन ये क्या हुआ? जो 1947 का अधिनियम आया, 1947 का, 35 के बाद 1947 का अधिनियम आया, जिससे पहले 1946 में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना बनाया, जिसके तहत संविधान बनाने की भारत को मान्यता दे दी कि हाँ तुम लोग अपना संविधान बनाओ, तुम लोग अपना एथी करो। ठीक, तो इसी को कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना। ठीक, कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ? तो याद रखिए, कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ था? 1946 में, जिसके तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी अप्रत्यक्ष, जो 389 लोग थे ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। ठीक, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसका प्रथम बैठक हुआ। प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? प्रथम बैठक हुआ। अच्छा, प्रथम बैठक में क्या हुआ? इसमें देखिए, प्रथम बैठक में अब कोई मिल नहीं रहा था कि इसमें अध्यक्ष किसको बनाए, तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। देखिए यहाँ पे है ये, और हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यहाँ पे भाग गया। चलिए, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद द्वितीय बैठक हुई 12 दिसंबर 1946 को। कब? 12 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई। द्वितीय बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, उपाध्यक्ष किसे बनाए गए? एच.सी. मुखर्जी को। उपाध्यक्ष संविधान सभा का एग्जाम में पूछेगा संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एच.सी. मुखर्जी को। किसको? एच.सी. मुखर्जी को। अच्छा, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। ठीक, बी.एन. राव। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, द्वितीय बैठक 12 दिसंबर को, और तृतीय बैठक 13 दिसंबर को हुआ। तृतीय बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर को। और तृतीय बैठक में उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया गया। अभी एग्जाम में आता है कि उद्देश्य से प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को,
जिसको क्या कहते हैं, आज प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देशिका, प्रस्तावना। प्रस्तावना जैसे होता है ना, हम आप लोग एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के कवर पेज पे देखिएगा लिखा होगा प्रस्तावना या उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पूर्णतः समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये सब ये क्या है, ये प्रस्तावना है। तो ये प्रस्तावना को पेश किया गया पहली बार 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, अच्छा पेश कौन किए थे, पेशकर्ता यानी पेश कौन किए थे, तो पहली बार पेश कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन, पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव को पेश जवाहरलाल नेहरू किए थे। अच्छा इसे पारित कब किया गया, मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधन, ये सब बदलाव करके पारित कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा, पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। अच्छा अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुआ। कब, अंतिम बैठक 24 जनवरी को, हाँ 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुआ। इसी बैठक में क्या, इसी 24 बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। एग्जाम में आता है कि प्रथम राष्ट्रपति, क्या, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम बैठक के। ठीक, संविधान सभा का अंतिम बैठक में। यहाँ तक समझ आया, हाँ यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग, अब बताइए जब आप लोग संविधान सभा बन गया, इसके बाद क्या होगा, विभिन्न समितियां बनेगी। इसके बाद क्या होगा, अलग अलग समितियां बनेगी। अपना संविधान सभा नियम कानून बनाने के लिए कोई संविधान का ढांचा तैयार करेगा, कोई संविधान का रूपरेखा तैयार करेगा, संविधान की कुछ बातें ये सब संविधान की। तो इस समितियां के यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा संघ शक्ति समिति की, संघ शक्ति समिति। अच्छा जहाँ आप लोग को संघ शब्द दिख जाए, क्या, जहाँ आप लोगों को क्या, जहाँ आप लोगों को संघ शब्द दिख जाए, जहाँ आप लोग को संघ शब्द दिख जाए, अगर पूछे कि संघ शब्द दिख जाए मतलब संघ की ये अध्यक्ष, तो ज़्यादातर केस में जवाहरलाल नेहरू होते हैं। जैसे देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा ये देखिए कॉमा है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देखिए इसके बाद देखिएगा नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, याद रखिएगा ये स्टार है, स्टार लगा लीजिए। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा जहाँ आप लोग को प्रांतीय दिख जाए, क्या, प्रांत या प्रांतीय दिख जाए, तो याद रखिएगा ज़्यादातर केस में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे प्रांतीय संविधान समिति कौन, अध्यक्ष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, अध्यक्ष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा प्रारूप समिति, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को। गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। ठीक, इसमें अच्छा ये कितने, यहाँ पे ये कितने, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे पता है प्रश्न क्या पूछता है, यहाँ पे कितने सदस्य हैं, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। लेकिन एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में हम देखे हैं कैसे प्रश्न पूछता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा
प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अब बताइए, जब 7 सदस्य थे तो डॉक्टर भीमराव के अलावा, मतलब इनको हटाकर इसके अलावे 6 सदस्य थे। तो 6 ये है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 7 सदस्य। तो याद रखिए, बहुत लोग क्या मारते हैं, 7 मार देते, नहीं, डॉक्टर भीमराव के अलावा पूछ रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अलावे कितने सदस्य? 6। और यही पूछेगा प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो 7 थे। ठीक, याद रखिएगा, समझ आया। अब संविधान, भारत के संविधान अध्यक्ष ये सब बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लागू। सबसे पहले आंशिक रूप से यहाँ पे पूछेगा कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, जिसमें मतलब पूरा संविधान नहीं लागू हुआ, संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हुए, 10 कुछ मतलब कुछ 2-4 अनुच्छेद इस समय लागू हो गए जो ज़रूरतमंद था। ठीक, अगर पूछेगा पूर्ण रूप से संविधान कब, ये एक शब्द चाहे पूर्णतः, क्या पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ? पूर्णतः संविधान तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक, पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। ठीक, संविधान सभा द्वारा पारित हुआ। अच्छा, इसके निर्माण में कुल कितने दिन लगे? इसके निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ठीक, कब से? तो आप लोग देखिएगा, 9 दिसंबर 1946 से कितना दिन, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, 18 दिन, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, जब संविधान लागू हुआ था तो देखिए, संविधान लागू हुआ ना तो बहुत सारे पार्ट में बांट दिया गया। जैसे भाग 1 में ये है, भाग 2 में, जैसे किताब पढ़ते हैं ना, तो भाग 1 ये है, भाग ये प्राचीन इतिहास, भाग ये मध्यकालीन इतिहास, भाग 3 आधुनिक इतिहास, ऐसे है ना। वैसे ही क्या हुआ, 22 भागों में संविधान को उस समय 22 भागों में बांट दिया गया, संविधान को 22 भागों में। वैसे ही एक अनुसूची बना दिया गया कि अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, तो 8 अनुसूची में बांट दिया गया। कितना? 8 अनुसूची में बांट दिया गया। उसके बाद 395 उस समय अनुच्छेद थे। कितना? 395 अनुच्छेद थे। ठीक, हाँ, 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद वर्तमान की गणना की दृष्टि से, वर्तमान में अब हम बात करते हैं, वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऐसे पूछ देगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। कितना? 25 भाग। अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। अच्छा, लगभग कितना अनुच्छेद है? तो 465 अनुच्छेद है लगभग में। ठीक, 465, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, अगर पूछेगा कि संविधान के बनते समय भारत में अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ। अभी वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। ठीक, अब देखिए, संविधान बना तो क्या संविधान का मतलब, जैसे अगर कि राज्यसभा का पद, ये पद किसी देश से, क्या अपने मन से, दिमाग से है? नहीं, इस देश से कि उस देश का ये गुण अच्छा है तो ये देश अपने में अपना लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि हाँ, अपने घर में बोलते हैं ना कि जैसे उस घर का ये आदत अपने में अपना, वैसे ही मतलब अगर कुछ नियम बनाते समय कुछ नियम है वो दूसरे देशों से लिया गया है, ये पूछता है। जैसे इसी को क्या कहते हैं? संविधान स्रोत। अगर पूछेगा संसदीय शासन प्रणाली किस संविधान से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। अगर किसी और देश के नागरिक होंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एकल नागरिक का मतलब एक ही देश का नागरिक रहना, भारत का ही सिर्फ नागरिक रहना। जो और बहुत सारे देशों में मतलब दोहरी नागरिकता है, कि 2 देशों का नागरिक भी, ऐसे बहुत सारे देश। अच्छा, विधि का शासन का ये भी पद, ये भी नियम कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, 3 चीज़ें ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, 3 चीज़ ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार। याद रखिएगा,
मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। नगर पालिका की स्वतंत्रता, नगर पालिका देखते होंगे, नगर पालिका मूल अधिकार क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। नगर न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका यानी जो कोर्ट वोट होता है उसकी स्वतंत्रता, मतलब ये किसी सरकार के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सरकार बोलेगा कि इसको करो इसको नहीं। न्यायपालिका सरकार, न्यायालय क्या होगा, सरकार को भी सजा दे सकता है और एक आम नागरिक को भी सजा दे सकता है, वो स्वतंत्र रखा जाएगा। ये बात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक। अच्छा, न्यायिक पुनर्लेखन मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन, मतलब कोई कानून बनता है तो वो न्यायिक पुनर्वलोकन होगा, यानी न्यायालय क्या करेगा, उसको जांचेगा पड़तालेगा, उसी को क्या कहेंगे, पुनर्वलोकन। चाहे न्यायालय द्वारा ही कोई कानून बनाया जाता है तो फिर दोबारा उसको जांचने पड़तालने का अधिकार है, उसी को न्याय। ये भी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मतलब उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, वह प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक। वह प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति पे महाभियोग, महाभियोग क्या होता है? तो राष्ट्रपति का पद पढ़ेंगे तो सिंपल भाषा में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग, ठीक। तो ये भी राष्ट्रपति को अपने पद से महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। अब हटाया जाता है, ये भी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। मतलब जो अमेरिका से लिया गया ये सब अमेरिका में है, याद रखिएगा, ये अमेरिका से लिया गया ये सब अमेरिका में है। अच्छा, विधि के समान संरक्षण, यहाँ पे देखिएगा विधि का शासन है, यहाँ पे विधि के समान संरक्षण, तो विधि के समान संरक्षण का ये भी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? मतलब विधि का नियम के समान संरक्षण सभी का मिलेगा, तो ये भी प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब केंद्र द्वारा, जो केंद्र में सरकार होगी वहीं 28 जो राज्य है उसके राज्यपाल की नियुक्ति करेगी। ये भी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, ये भी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ का अर्थ, कहने का ये अर्थ है जैसे कुछ शक्तियाँ राज्य के पास होता है, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास, और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो राज्य और केंद्र दोनों के पास होती है, लेकिन बची खुची कुछ शक्तियाँ हो जाती है, उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। वहीं जो शक्तियाँ है वो केंद्र के पास चली जाती है, उसी को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, वो केंद्र के पास, ठीक, याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, ये क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान, जो डीपीएसपी हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग 22 पढ़े ना, 22, वो 22 भाग को पढ़ेंगे, तो भाग 4 जब हम लोग पढ़ेंगे तो भाग 4 में डीपीएसपी है, ठीक। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा वो सब ये भी पढ़ेंगे हम आप। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में हाँ, राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं शायद, हाँ बताइएगा, ये भी पढ़ेंगे। जो मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्य भी होंगे, मतलब कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे, यानी डायरेक्ट उन्हें चुनाव ना वोट नहीं, डायरेक्ट राष्ट्रपति बोलेंगे कि इस आधार पे इनको राज्यसभा बना दिया जाए, राज्यसभा में मतलब राज्यसभा संसद बना दिया जाए, ठीक। तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। आपातकाल वाला प्रक्रिया, आपातकाल यानी क्या होता है? आपातकाल 3 प्रकार का होता है, ये भी पढ़ेंगे। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, ठीक, 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रकार का आपातकाल होता है, ठीक। आपातकाल का अर्थ मतलब इमरजेंसी, भारत में किसी चीज़ में दंगा हो गया, दंगा फसाद हो गया, ये सब किन कारणों में आपातकाल लगता है ये भी पढ़ेंगे, ठीक, याद रखिए। आपातकाल की
आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, ये याद रखिएगा। अच्छा, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहते हैं, वर्तमान में रूस को सोवियत संघ, पहले रूस था, ठीक, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ मूल कर्तव्य की प्रक्रिया, मूल कर्तव्य हम लोग ये भी पढ़ेंगे, 11 होते हैं मूल कर्तव्य। संविधान के भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है, ठीक। ये मूल कर्तव्य 11 होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए गए? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन क्या होता है? तो संविधान, मान लीजिए उस समय 1950 में संविधान लागू हुआ, अगर अभी के सिचुएशन के दृष्टि से कुछ नया संविधान में जोड़ना हो तो क्या होगा? संविधान को संशोधन करके, मतलब संविधान में जोड़ा जाएगा। वो जोड़ने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, ठीक। इसी को, ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, अब जो जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। तो इतने सारे सोर्स है, इतने सारे सोर्स जो है विभिन्न विभिन्न देशों से लिया गया है, ठीक। विभिन्न विभिन्न देशों से इतने सारे सोर्स लिया गया है, याद रखिएगा। हाँ, विभिन्न विभिन्न देशों से, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, ठीक। अगर देखिए आप लोग याद कीजिएगा माइंड में, और नहीं, अगर नहीं आप लोग को याद होता है तो हम ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये पीडीएफ जितना डेली पढ़ाई होगा उतना पीडीएफ अपलोड करते चलेंगे, वहाँ से आप लोग एक बार 2 बार रिकॉल कीजिएगा। देखिए, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं, एकदम देखिए लाइन बाय लाइन एकदम डायग्राम के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग क्या जान लेते हैं? उद्देशिका, मतलब प्रस्तावना के बारे में। हम लोग जाने थे ना, प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। कब पेश किए थे? 13 दिसंबर, तीसरा बैठक में 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे, जो पारित हुआ 22 जनवरी को, ठीक। वहीं प्रस्तावना, जो बाद में प्रस्तावना बना। अच्छा, इसमें एक शब्द यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन बता देते हैं। इसमें पूछता है कि प्रस्तावना में भारत कितने बार लिखा गया है? तो 2 बार। भारत कितने बार लिखा गया है? तो 2 बार लिखा गया है, ठीक। प्रस्तावना में भारत 2 बार लिखा गया है। देखिए, पहले हम भारत के लोग, मतलब एक बार भारत को एक संपूर्ण प्रभुता, भारत को मतलब 2 बार यहाँ लिखा गया, बाकी पूरे प्रस्तावना में इसके अलावा भारत नहीं लिखा गया है। तो भारत कितने बार लिखा गया है? 2 बार। अच्छा, भारत कैसा होगा? भारत कैसा होगा? तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत कैसा होगा? तो प्रभुत्व संपन्न होगा, मतलब संप्रभुता होगा। उसके पास क्या होगा? संप्रभुता होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक होगा और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ठीक। भारत कैसा होगा? तो ये। अच्छा, भारत में प्रस्तावना में पूछा जाएगा कि न्याय कितने प्रकार का होता है? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? एक बार आप लोग जरूर अपने से प्रस्तावना देखने का प्रयास करेंगे, ठीक। और नहीं तो कल के क्लास में शुरुआत प्रस्तावना के एक बार दिखा देंगे कि कैसा प्रस्तावना होता है, क्या क्या लिखा रहता है, ठीक। तो न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्का मत लीजिएगा। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अच्छा, स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? तो याद रखिएगा, विचार की स्वतंत्रता, सबको अपना अपना विचार रखने का अधिकार है, इसका स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, बोलने का, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, समानता कितने प्रकार की है? तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, सबको अवसर मिलेगा, इसका समानता होगा। प्रतिष्ठा सबकी रहेगी, इसका समानता होगा, ठीक। क्या होगा? 1976 से पहले हमारे संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं था, ठीक।
तो इसे क्या किया गया, हम बोले ना 1950 के बाद जो जो नए नए कुछ नया बदलाव हुआ उसको जोड़ने के लिए संशोधन किया गया। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कह देता है ना, संविधान, सुप्रीम कोर्ट किससे चलता है, पूरे देश ही संविधान से चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो मान्य होता है। तो केशवानंद भारतीवाद मतलब केशवानंद भारती विवाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1973 में। तो उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे हाई कोर्ट मत समझिएगा, उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, को संविधान का भाग माना है। याद रखिएगा, सीधा बोलिएगा अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो यस, प्रस्तावना केशवानंद भारतीवाद मतलब केरल का ये विवाद है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। ठीक। अच्छा, कोई पूछेगा प्रस्तावना में क्या संशोधन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान पे कोई आँच नहीं आना चाहिए, मौलिक अधिकार पे कोई आँच नहीं आना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा है। अच्छा, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, ठीक, याद रखिएगा, उद्देशिका यानी प्रस्तावना को विभिन्न लोगों ने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को क्या कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। अगर पूछेगा कोई संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीएम्बल। अच्छा, अगर पूछेगा कि किसने कहा संविधान का आत्मा प्रस्तावना है, चाहे प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक। अच्छा, कोई पूछेगा कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, तो राजनीतिक जन्म पत्री कहा या जन्म कुंडली कहा, जन्म पत्री या जन्म कुंडली कहा। तो प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री किसने कहा, तो के.एम. मुंशी ने कहा। किसने, के.एम. मुंशी ने। ठीक। प्रस्तावना से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं बनेगा, विश्वास मानिएगा। चाहे एसएससी हो गया, चाहे आप लोगों का एग्ज़ाम कौन सा, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, पुलिस का चाहे एग्ज़ाम हो गया। अभी देखिए वर्तमान समय में किसका एग्ज़ाम चल रहा है, सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग पॉलिटी पढ़ाएंगे, सीजीएल बहुत लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, देने वाले होंगे। ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जाकर देखिएगा पॉलिटी का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग विश्वास मानिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक। चलिए, हाँ, अभी देखिए कल बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। बीपीएससी का एग्ज़ाम जैसे हुआ 2-3 बजे से मास्टर लोग कट ऑफ बताने के फेर में चले गए कि हाँ कट ऑफ इतना रहेगा, कट ऑफ इतना रहेगा। अरे बच्चा इधर परेशान है कि हमारा पेपर कैसा गया, वो टेंशन में है। इधर मास्टर लोग कट ऑफ लो बता देता है, जैसे 70 मार्क्स से बता देगा, हाँ हमारा तो हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग हाँ अब हमारा हो जाएगा, मेंस का तैयारी करते हैं, अब पूरा उसमें मेंस में एडमिशन लेने लगेंगे लोग। ये सब चक्र भी हुए, इस सब में आप लोगों को नहीं फंसना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बातें धीरे धीरे सब समझ आएगा आप लोगों को। चलिए पढ़िए, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए, आगे यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए अब राष्ट्रीय ये सब अपनाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी। यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज कौन है, तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन है, तिरंगा। अच्छा, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ। सारनाथ में स्थित जो है अशोक स्तंभ, अशोक के सिंह की आकृति, अशोक की सिंह की आकृति। ठीक। अच्छा, ये आकृति कहाँ स्थित है, सारनाथ में, याद रखिएगा। राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। ठीक, वेट पानी पी लेते हैं।
राष्ट्रगीत क्या है? देखिए यहाँ पे राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अच्छा, राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो शक संवत पे आधारित जो कैलेंडर है उसे राष्ट्रीय कैलेंडर। ऐसे विक्रम संवत कैलेंडर, बहुत सारे कैलेंडर चले, जो शक संवत कैलेंडर है वो राष्ट्रीय कैलेंडर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ये सब बच्चा बच्चा को पता रहता है, बताने की ज़रूरत नहीं। राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ठीक, याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले उस समय क्या था? उस समय 14, हाँ 14 क्या थे? राज्य थे। उसके बाद धीरे धीरे भारत का संविधान बना। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? तेज बनने लगा कि हमें राज्य चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य, भाषा के आधार पर राज्य। तो धीरे धीरे राज्य का स्थापना हुआ। ठीक, तो आंध्र प्रदेश को याद रखिएगा, राज्य के गठन अगर पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, तो क्या होगा? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक, दूसरा राज्य महाराष्ट्र। यहाँ पे हालांकि महाराष्ट्र नहीं दिया है, महाराष्ट्र होगा। यहाँ पे ट्रिक बता देते हैं, दूसरा राज्य, तीसरा, बस इतना याद रखिएगा। इतना क्या? आम गुनाह, आम गुनाह है। ठीक, आम गुनाह है। अब देखिए यहाँ से आम गुनाह है, आम गुनाह है। अब देखिए, अ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, गु से गुजरात, ना से नागालैंड, ह से हरियाणा। ठीक, ह से हरियाणा, याद रखिएगा। हाँ, ह से क्या होगा? हरियाणा। ठीक, ये हटा दीजिए। हाँ, हाँ, ह से क्या होगा? हरियाणा। ठीक, ह से हरियाणा। यहाँ पे आम गुना है, तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य महाराष्ट्र, गुना से गु से गुजरात, ना से नागालैंड, ह से हरियाणा। ठीक, ये बस इतना ही राज्य याद कीजिएगा। सबसे लास्ट अंतिम राज्य कौन सा बना? भाषा सबसे अंतिम राज्य तेलंगाना, सॉरी अब तो जम्मू कश्मीर हो, तेलंगाना, तेलंगाना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हो गया। कौन सा सबसे अंतिम राज्य? तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना सबसे अंतिम राज्य बना कब? 2014 में। याद रखिएगा, तेलंगाना सबसे अंतिम राज्य बना। ठीक, और सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा नागालैंड, पांचवा हरियाणा, छठा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। ये बस ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग का 2-4 फैक्ट याद रखिएगा गुनाह तक। ठीक, हरियाणा तक आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा कब बना ये। धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? कुछ राज्य से प्रमुख तथ्य है। सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य तो 1953 में गठित हुआ आंध्र प्रदेश। ठीक, राज्य पुनर्गठन का आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग एक आयोग था, इसका स्थापना कब हुआ? 1953 में, जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, फजल अली। इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक, 2 अन्य सदस्य भी थे, के.एम. पणिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजड़ू। कौन? के.एम. पणिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजड़ू। ठीक, अच्छा, उधर उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को ही हो गया था उत्तर प्रदेश का गठन। ठीक, तो भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक, तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को एक राज्य के रूप में गठन हो गया था। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1956 में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे राज्य का नाम नहीं दिया है। ठीक, यहाँ पे तो याद रखिएगा, ये बस यहाँ तक ह तक याद रखिए, काफ़ी है। ठीक, यहाँ पे बीच में महाराष्ट्र भी होगा, बीच में क्या होगा? महाराष्ट्र। आम गुना है, ये बस फॉर्मूला याद रखिएगा। कर्नाटक याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्य है। चारों राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 को एक साथ हुआ। ठीक, तो ये 4 राज्य के याद करने का सीधा 1 नवंबर 1956। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मौलिक अधिकार पे। जो जो इम्पोर्टेंट है ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब भाग ये किस भाग का है, तो भाग 3 का है। भाग 1 और भाग 2 में उतना ज़्यादा वहाँ से प्रश्न नहीं आता है, तो उसको छोड़ दिए, ठीक। ये भाग 3 मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से, तो अनुच्छेद 12 से 36 तक, ठीक। अच्छा, एग्जाम में पूछेगा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुआ करता था, ठीक, 7 प्रकार का। लेकिन जो 7वां संपत्ति का अधिकार था उसे ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक। ये बाद में धीरे धीरे आता जाएगा, पढ़ते जाएंगे, ठीक। अब देखिए मूल अधिकार को 6 प्रकार का, ये हम बोले ना, ये मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, भाग संविधान के भाग 3 में है। पहला अधिकार देखिए, पहला 12 से 35 तक है, तो 12 में क्या है, राज्य का परिभाषा है, ठीक, राज्य का परिभाषा है। तो ये राज्य का परिभाषा है सिंपल। अनुच्छेद 13 में क्या है, विधि के बारे में बताया गया है, नियम कानून के बारे में, विधि के बारे में बताया गया है, ठीक। उसके बाद अब 14 शुरू होता है। 14 से जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ये समानता का अधिकार है। क्या, समानता का अधिकार है। पहला अधिकार क्या, समानता का अधिकार 18 तक, ठीक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 तक कौन सा अधिकार है, मतलब स्वतंत्रता के बारे में व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। अच्छा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। इसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक किसका अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कि मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में अनेक धर्म है, सभी के धर्म का अपना स्वतंत्रता है। देखते हैं बकरीद पे भी छुट्टी रहता है, क्रिसमस डे पे भी छुट्टी रहता है, दुर्गा पूजा में, दीपावली में भी छुट्टी रहता है, मतलब सब धर्म का अवसर समानता है, सबको समान जीने का अधिकार है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित भी अधिकार, ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार किस में है, अनुच्छेद 29 और 30। अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का, ये 6 प्रकार का अधिकार है। देखिए 6 प्रकार का अधिकार हुआ, गिनिए 1 2 3 4 एक मिनट हाँ हो गया, सॉरी। हाँ देखिए 6 प्रकार के है। समानता का अधिकार 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आज जो 6 एक और था संपत्ति का अधिकार, उसको कल इतिहास पूरा उसका मौलिक अधिकार का इतिहास कल जानेंगे, ठीक। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। हाँ, आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोगों को समझ आया, क्या समझ नहीं आया। जो समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कल इसको दोबारा हाँ दोबारा, जैसे हम बोले ना प्रियम्बल कल बता देंगे कैसे कैसे लिखा रहता है, क्या क्या लिखा रहता है उसमें, याद सब कोई को याद रहना चाहिए, ठीक। वो याद कर लीजिएगा, कल दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक। अब बाकी यहाँ तक आप लोगों को क्लास कैसा लगा, यहाँ तक आप लोग देखे उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ऐसे ही प्रतिदिन सीरीज आप लोग को पॉलिटी भी ख़त्म करेंगे, विश्वास मानिए जितना पढ़ा देंगे शॉर्ट नोट से जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर आप लोग को एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक। चलिए तो मिलते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, आज इतना ही रहने देते हैं। आज इतना देर तक जुड़े रहे उसके लिए दिल से, एकदम दिल से आप लोगों को थैंक यू। हाँ, दिल से आप लोगों को थैंक यू, हमेशा हाँ आभार रहेंगे। चलिए हाँ, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए तो आज क्लास ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, आज इतना ही क्लास ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक। बाकी हाँ बताइएगा आप लोग क्लास कैसा लगा, प्यार, हाँ इस जैसे जैसे प्यार दिखाइएगा उतना बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। ये प्रतिदिन क्लास चलता रहेगा, ठीक। अपने दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, अपने इस परिवार को एकदम बड़ा बनाइएगा, ये अपना परिवार है, इसीलिए इसका नाम ही है हमारा करियर, मतलब एकदम आपका करियर है। इससे आप ही का करियर बहुत सारे अपडेट, हाँ अपडेट आता रहेगा। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक।
चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।